अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामईन नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जो ख़ास तौर पर आपके लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी रखता है और बहुत कुछ सीखने और सिखाने को भी इस प्रोग्राम में मौजूद होता है। सीखने और सिखाने की इस चीज़ को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर बात की जाएगी कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनमें हम स्कूल्स का अगर ज़िक्र करना मुनासिब समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है। वालिदैन के लिए एक मुश्किल काम ये होता है कि जब स्कूल्स में एडमिशन करवाया जाता है तो बुनियादी तौर पर किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। उसमें सबसे बढ़कर एनवायरनमेंट आता है, जिसमें हम इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। वहाँ पर एडमिशन के वक्त बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ती हैं। एडमिशन जब हो जाता है तो उसके बाद के जितने भी मराहिल हैं उनमें से जब गुज़रते हैं तो फिर चीज़ें आपको कुछ मुख्तलिफ लगती हैं। तो आज इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली इंस्टीट्यूशन एनवायरनमेंट में इतनी रैपिड चेंजेस क्यों आती हैं कि एक सेशन के दौरान बहुत कुछ बदला बदला सा लगता है, जिसमें तालीमी मेयाद में भी तब्दीली लगती है, जिसमें हमें एनवायरनमेंट में तब्दीली लगती है और बाज़ औक़ात हमें असातिज़ा के रवैयों में भी तब्दीली लगती है। तो जनाब, ये हमारा आज का मौजू होगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334 1966 966। तो जनाब, मैं आज के मेहमान का आपके साथ तारुफ़ करवाता चलूँ। आज हमें ज्वाइन किया है सफदर तूर साहब ने। सफदर साहब एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशन के शोबे से एक वसी तजुर्बा रखते हैं माशाल्लाह, और आज इनके एक्सपीरियंस से बहुत सारा फ़ायदा भी हासिल करेंगे। आज के मौजू के हवाले से मैं वेलकम करूंगा सर आपको। आपने कीमती वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया फ़रूक भाई आपका। सर, चूँकि इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर की हम बात करते हैं तो वालिदैन के लिए एक मुश्किल फ़ैसला होता है। अगर हम आगाज़ से बात करते हैं कि जब भी किसी भी स्कूल में एडमिशन की बारी आती है या फिर अब जो दौर चेंज हो चुका है। इब्तिदा में ये होता था कि एडमिशन का टाइम फ्रेम जो है वो साल के शुरू के जो माह थे उनमें हुआ करता था और अब आके दरमियान में भी होता है। जैसे अभी अगस्त के बाद स्कूल्स दोबारा ओपन होंगे तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्विच कर जाते हैं, नए एडमिशन्स आते हैं। वालिदैन के लिए एक कड़ा या मुश्किल फ़ैसला होता है कि किस इदारे में बच्चे को दाखिल करवाया जाएगा। इस मुश्किल फ़ैसले को आसान कैसे बनाया जा सकता है, या बुनियादी तौर पर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए और फिर बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया फ़रूक भाई। आज का टॉपिक, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसा टॉपिक जिसमें हर ख़ासो आम इन्वॉल्व है। मैं जब ख़ासो आम की बात कर रहा हूँ तो मैं इसलिए फ़रूक भाई ये कह रहा हूँ कि पेरेंट जिसका कुल असासा उसका चाइल्ड होता है, उसकी औलाद होती है, वो किसी गरीब घर का बच्चा हो या अमीर घर का हो, वो मिडिल क्लास फैमिली हो या एलीट क्लास हो, हर पेरेंट ने अपने बच्चे को कहीं ना कहीं तरबियत के लिए, तालीम के लिए भेजना ही है। और जितनी भी कोशिशें हैं एज अ फादर, एज अ पेरेंट, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी शब रोज़ की मेहनत, हमारी कोशिशें, हमारी थकन, ये सारी अपनी औलाद के लिए होती हैं। तो जिसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है उसके फ्यूचर के लिए डिसीजन भी पेरेंट अच्छा लेना चाहते होंगे। तो अब अगर हम आए आपके सवाल की तरफ कि क्या ऐसा हो कि जब वो डिसीजन लें तो क्या चीज़ें देखी जाएं। चूँकि पेरेंट का सबसे कीमती असासा औलाद है और वो उनको बेहतरीन तरबियत देना चाह रहे होते हैं, तो हर पेरेंट का ख्वाब है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे एनवायरनमेंट में जाए, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो। और जब हम लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेट उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स का ताल्लुक फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इन द बिल्डिंग भी हो सकता है, आपकी एकेडमिक अप्रोचेस भी हो सकती हैं और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग भी हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त आप बच्चे के एजुकेशन का डिसीजन ले रहे हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि वहाँ, यानी जिस इदारे में आप बच्चे को भेजने जा रहे हैं, वहाँ की जो फैकल्टी है वो बजाते खुद कितनी पढ़ी लिखी है। सही। अच्छा देखें, डिग्री होल्डर होना इज़ अनदर थिंग, क्वालिफाइड होना इज़ अनदर थिंग, लेकिन योर अप्रोच टूवर्ड्स द ट्रू लीडरशिप
that actually a child needs is the main important thing. सही। अच्छा, मैं इसको यूं कह सकता हूँ कि अगर बच्चा आप अर्ली एजुकेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं, और जब आप ईसी की बात करते हैं, चाइल्डहुड एजुकेशन है, ईसी पर बच्चे की ज़रूरियात क्या हैं, उसकी ग्रोथ कैसे होनी है, उसका ग्रूम कैसे होना है, बच्चे को आप अर्ली एजुकेशन में किस तरह से ट्रेन करते हैं, और वो स्टेज सर जिसके अंदर बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स काम करते हैं, बच्चे की ब्रेन एबिलिटी काम करती है, और वो स्किल्स या वो रिक्वायरमेंट जिसके अंदर बच्चे की फिजिकल ग्रोथ भी इवन के हो रही होती है, चाहे वो एक्सरसाइजेज हों, चाहे वो मेंटल अप्रोचेज हों, चाहे वो मेंटल एक्सरसाइजेज हों, न्यूमेरिक्स हों, विजनरी हो, ऑडिटरी हो, काइनेस्थेटिक हो, इवन ये फील करता है बच्चा अपनी सेंसेस को यूज करते हुए। अगर तो अर्ली एजेस की बात करें तो जिस इदारे में ये सहूलियात बेहतर तौर पे मौजूद हैं उस इदारे का सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये पहला मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, अच्छा, अब अगर थोड़ा सा अगली स्टेजेस पे आ जाएं, बच्चा चला गया प्राइमरी सेक्शंस की तरफ, बच्चा चला गया सेकेंडरी सेक्शन की तरफ, तो फिर दूसरी अहम बात कि जो करिकुलम हमारा है और ऑलरेडी नेशनल करिकुलम है वो, और वो एसएनसी हो, सिंगल नेशनल करिकुलम हो, या वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, सिलेबाई का डिवीजन हो, सिलेबाई का इम्प्लीमेंटेशन इन द स्कूल हो, उसकी टीचिंग अप्रोचेज हो, उसको देखते हुए मैं वो जो पहले बात कर रहा था कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है। अच्छा, अब ये नए पेरेंट को कैसे पता चले, ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखें, जो नया पेरेंट है वो तो अवेयर नहीं है उसकी एनवायरनमेंट के साथ ना, उन्हें क्या पता हो कि अंदर बैठा हुआ स्टाफ कैसे है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्कूल फ्रंट पर आपको, जो फ्रंट यानी रिसेप्शन पर या आपके प्रिंसिपल टेबल पर जो भी आपको मेल या फीमेल डील करते हैं, उनकी जो काउंसलिंग आपके साथ होगी उससे पेरेंट को जज करना चाहिए। मतलब इट्स नॉट अ डिसीजन टू बी टेकन इन हरी। ये कोई हेस्टी डिसीजन नहीं है कि आप जाएं और कहें जी ये बस मुझे स्कूल का चेहरा पसंद आया और बच्चे को यहाँ पे भेज दिया। अच्छा, फिर कुछ पैरामीटर्स में जो दीगर चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ओवरऑल बिहेवियर, जिससे कहते हैं द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपके गेट कीपर से लेकर आपके स्कूल हेड तक जितने भी आपको स्टेक होल्डर्स या टीम मेंबर्स मिले, उनका आपके साथ बिहेवियर कैसा था, उनका आपके साथ रिस्पांस कैसा था, ये चीज़ें भी आपको बड़ा क्लियर करती हैं। बिल्कुल सही सर। बाज़ औक़ात चीज़ें जब हमें दिखती हैं वो कुछ और दिख रहा होता है और बड़ा प्लेजेंट दिख रहा होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। जैसे ही एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और ये पेरेंट्स की कॉमन कंप्लेंट होती है कि एडमिशन के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पेरेंट्स की तरफ से आती है, बहुत सारे वालिदैन ये कहते हैं कि हम खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमें ये जज नहीं करना आता, या आइडिया नहीं होता कि हम स्कूल में जाकर किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे कि स्टैंडर्ड क्या है। फिर बाज़ औक़ात वो सिलेबस को देखते हैं, अच्छा कैम्ब्रिज पढ़ाते हैं, और वो भेड़ चाल की तरह मूव हम करते हैं कि ओके अगर कैम्ब्रिज सारी दुनिया पढ़ी है तो हम भी बच्चे को कैम्ब्रिज पढ़ाएंगे, उसमें एक अच्छा स्टैंडर्ड डिलीवर हो जाएगा। जबकि हमें ये नहीं पता है कि कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड की स्टडी करवाने के बाद बच्चा फाइनली किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सेकेंडली, हम फिज़िकल इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा कंसिडर करना शुरू हो गए कि वहाँ पर आपके पास अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए, क्लासरूम्स बड़े होने चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और सेकेंडली जो आपने बात की फैकल्टी की बात की, फैकल्टी की जजमेंट जो है वो शायद बाद में आती है, क्योंकि पहले बहुत सारी जगहों पर फैकल्टी से इंट्रोडक्शन नहीं करवाया जाता। तो ऐसे में इब्हाम दरमियान में रह जाता है। जी देखें, बिल्कुल आपकी बात को मैं यूँ सेकंड करूँगा, और मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड भी करना चाहूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। जो फैकल्टी की जजमेंट है, नो डाउट वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है। आपका फर्स्ट इंटरेक्शन जब बच्चे का होता है और बच्चे का फीडबैक आना शुरू होता है थ्रू डायरीज, थ्रू होमवर्क, थ्रू क्लास टीचिंग, तब पेरेंट फील करता है कि अब मुझे आगे कैसे चलना है। तो उससे पहला जैसे सवाल ये था कि कैसे डिसाइड करें। जब लफ्ज़ डिसीजन होगा इट मीन्स कि अभी उनके साथ इंटरेक्शन तो नहीं हुआ। अच्छा, मैं ये मेरा मैसेज है एक तरह से पेरेंट के लिए भी कि वो इदारे
और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से इदारे मौजूद हैं, ज़ाहिर बात है नाम लेना उस तरह मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आई नो वेरी वेल मैनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर इन द सिटीज़ इवन एंड डिफरेंट इवन एरियाज ऑफ द रीजन, कि जहाँ पर बाकायदा तौर पर पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है, जहाँ पर बच्चे की काउंसलिंग होती है, वो पेरेंट्स के भी जो है ना वो सेशंस करवाते हैं डेफिनेटली जिस वक्त उनके, चाहे वो ओरिएंटेशन के अंदाज में हो, पेरेंट को कॉल करते हैं, ओरिएंटेट करते हैं अपने सिस्टम के साथ, या वो पेरेंट के साथ एक प्रॉपर पैचअप रखते हैं फॉर लॉन्ग इवन। अच्छा, वो उनके पीरियडिकल होंगे, रैंडम होंगे, फ्रीक्वेंट होंगे, लेकिन दे ऑलवेज कीप देयर पेरेंट इन टच एंड इन कांटेक्ट। एक तो सर बात ये है कि कोई भी लेवल हो, चाहे आप स्ट्रीम्स मैट्रिक स्ट्रीम्स की तरफ बच्चे जा रहे हो, नॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कैम्ब्रिजेस हैं, whatever the studies, the main thing is there the teaching faculty, the leadership, the again I say the way how the child is being taken and how the parent are being counseled। तो आप जैसे फरमा रहे हैं कैसे देखा जाए, देखिए पेरेंट को एक तो अपने इंस्टीट्यूशन यानी जहाँ पे बच्चे को उन्होंने अपनी तरबियत के लिए भेजा उनकी वहाँ से इन टच रहें, और इदारे का ये फ़र्ज़ है, ये काम बनता है कि वो पूरी तरह पेरेंट को बाखबर रखें। देखिए इदारे का दोहरा रोल है, एक वो जो आपने बात की कि जी क्लासरूम साइज, प्लेग्राउंड, मैं उस बात को कोट कर रहा हूँ, फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर और अपीयरेंस ऑफ द अपीयरेंस एंड अ पेरेंटल यू नो व्यू ऑफ द स्कूल। तो सर देखें हम बचपन से पढ़ते आए थे, a sound mind is in a sound body। प्लेग्राउंड की नीड, खुले क्लासरूम की नीड, वो ज़रूरत है। मैं एज एन एजुकेशनिस्ट या मैं एज अ ट्रेनर ये बात हमेशा, जब मैं CRMs की बात करता हूँ, ट्रेनिंग्स करवाता हूँ क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर, या जब हम इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजीज़ पर बात करते हैं, तो ये पॉइंट हमेशा जहन में होता है कि एक छोटे कमरे में जहाँ पर बच्चों के 8 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है और एक वो रूम जहाँ पर 30 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है, सर आप रिजल्ट चेक कर लीजिएगा फारूक भाई, वहाँ पर हमेशा वो बच्चा ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा देगा जिसको आपने एनवायरनमेंट ज़्यादा हेल्दी दिया हुआ। अच्छा, अब एक बच्चे की घुटन कमरे के अंदर है, मोबिलिटी टीचर की उसमें नहीं है, और बच्चे को इंटरेक्शन आपके वाइट बोर्ड से नहीं है, बच्चे के टीचिंग सोर्सेज उसको प्रोवाइड नहीं किए जा पा रहे, बिकॉज आज का दौर, आप ही ने बात की और हम सब जानते हैं कि आज का दौर बड़ा मॉडर्न एडवांस दौर है टुवर्ड्स एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस की तरफ हम आ गए हुए हैं, मैनुअल मेथड से हम बहुत दूर अब चले गए हैं, हमारे चैलेंजेस आगे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो अगर आप एनवायरनमेंट रियलिस्टिक नहीं दे पाएंगे तो फिर डेफिनेट बच्चा ग्रो नहीं करेगा। एक तो बात सर, दूसरी बात जो प्लीज़ मैं आपकी इजाज़त से अर्ज़ करूँ, देखिए स्कूल को ये चाहिए कि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी, अगर उनके यहाँ अपने एरिना में नहीं है, अगर उनके अपने उस सर्कल में नहीं है जो उनकी बिल्डिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता बाज़ का, तो देन दे मस्ट बी गोइंग for some other place out of the building, either the ground should be there, the playground or whatever, because it's a need of the department even, ये तो बाकायदा शर्त है। तो एक सर ये है फिजिकल ग्रोथ की तरफ, और रही फैकल्टी की बात, मैं फिर दोबारा उसी तरफ आऊँगा, तो वो इदारे की लीडरशिप को पता होता है कि हम क्या हायर कर रहे हैं और किन को हम दे रहे हैं, और उनकी रेगुलर जो है ना वो होनी चाहिए, फ्रेशिंग सेशंस होने चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। सर आपने हेल्दी एनवायरनमेंट की बात की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हम अगर बात करते हैं कि किसी क्लासरूम में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और ये बुनियादी सवाल होता है कि क्लास में बच्चे कितने होंगे, 30 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, सो आप हेल्दी इन्वायरमेंट को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ क्या माफ़ कीजिएगा, हेल्दी इन्वायरमेंट को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ क्या हम लिंक कर सकते हैं कि अगर किसी क्लास में 30 या 30+ की क्लास मौजूद है बच्चों की, तो वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे रहा है, जहाँ पर बिलो 15 है वो हेल्दी नहीं है क्योंकि वहाँ पर बच्चों की इंटरेक्शन कम है। सो आपकी जजमेंट इस हवाले से क्या है? देखिए मैं ये यहाँ यूँ कहना चाहूँगा कि अगर आप एक आइडियल टाइम ऑफ पीरियड लाइक जो टीचिंग पीरियड है उसको आप डिवाइड करें मिनट्स के ऊपर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर, तो ये बात किसी हद तक अनरियलिस्टिक हो सकती है, लेकिन इस
मोर देन रियलिस्टिक इवन कि आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हैं और आपका जो क्लास पीरियड टाइम है वो 30 या 35 या 40 मिनट्स का है, आप उसको डिवाइड करें तो हर एक बच्चे के हिस्से में 1 मिनट या 1 मिनट और चंद सेकंड आते हैं। अच्छा, अगर वही क्लास में बच्चे 10 बैठे हुए हैं और 30 हैं तो इसका तो एक बच्चे के हिस्से में 3 मिनट आ गए। अब देखना ये है कि क्या टीचर हर बच्चे को इंडिविजुअल टीच कर रही है। डेफिनेटली इट्स नॉट लाइक अ ट्यूशन सेंटर के वो चंद बच्चे हैं और सामने बैठे हैं। तो वो जो कलेक्टिव टीचिंग है, एक तो ये कि टीचर को बहरहाल उन पर अप्रोच करना, बच्चे का फॉलोअप लेना, बच्चे को गाइड करना, जो कि इमीडिएट गाइडेंस होती है, चाहे वो राइटिंग एक्टिविटी हो रही है या कोई बच्चा कुछ और किस्म की एक्टिविटी में इंडल्जेंट एब्जॉर्ब है, तो बच्चों को ये तो फैक्ट है बच्चों की तादाद। हाँ, अगर आपके मेंटोर, आपके टीचर, आपके पढ़ाने वाले बच्चे को बहुत कॉम्पिटेंट हैं, ही एंड शी नोज व्हाटएवर ही और शी knows well कि how to train or monitor the student, तो I do believe कि फिर बच्चों की तादाद अगर 30 तक की जो स्टैंडर्ड साइज समझा जाता है 25 to 30 इतना मैटर नहीं करता। मैं फिर ये बात करूंगा कि बच्चों की तादाद के मुताबिक कंजेस्टेड माहौल अगर है, लाइक रूम छोटा है, बच्चे ज़्यादा, फिर तो सफोकेशन होगी। अच्छा, और इसी तरह सोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी मैटर। अगर छोटे रूम के अंदर आप लाइक जो आजकल जिद्दत के साथ और इससे भी आगे जब तो चले गए, डिजिटल बोर्ड्स हैं, आपके मल्टीमीडिया हैं, आपके टीचिंग सोर्सेज हैं, आपके लाइट बोर्ड्स हैं। अच्छा, आपके हम डेमो पोस्टर्स हैंग करते थे और अभी भी कहीं ना कहीं वो उसको, या आपके जो इंफॉर्मेशन कार्ड्स और चार्ट्स लगे होते हैं दीवारों पर, सर ये सारे टीचिंग सोर्सेज ही तो हैं। तो क्लास जब पेरेंट विजिट करें, बात हुई थी पेरेंट्स से शुरू, मैं दोबारा घूम के उधर आऊंगा और मैं कभी भी उनको उनका हिस्सा निकालूंगा नहीं। आज पेरेंट्स के विजिट में बुनियादी सवाल तो यही था और आज इसी पर हम बात आगे बढ़ा रहे हैं कि पेरेंट को मैसेज होगा मेरा कि जब आप जाएं, और स्कूल का भी इखलाकी फर्ज बनता है, मेरा ये बिलीफ है, इफ दे आर नॉट डूइंग बिजनेस ओनली, कि अगर पेरेंट आएं और वो एजुकेटेड भी हैं, पेरेंट वो सुलझे हुए भी हैं, वो विजन भी रखते हैं, और वो अगर ये कहते हैं कि मैम सर प्लीज we want to visit the campus, then courageously and with a bold eye and bold heart you must be make him or her visit the campus, classroom visit करवाए जाए और पेरेंट देखें कि सोर्सेज का मायार क्या है। बिल्कुल सही है सर। पेरेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये आती है पेरेंट्स डिज़ायर क्या है जी, बेसिकली चाहते क्या है वालिदैन, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। शायद वालिदैन होने के नाते बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते कि हम चाहते क्या हैं, हम क्या स्टैंडर्ड चाह रहे हैं, हम स्टेटस चाह रहे हैं, हम बड़ा स्कूल चाहते हैं, हमें एक खूबसूरत सी बिल्डिंग चाहिए, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो आप चूँकि एजुकेशन से हैं, वालिदैन के साथ इंटरेक्शन भी होता है, अप्रोच को अंडरस्टैंड भी करते हैं। सो आपकी क्या ओपिनियन इस हवाले से है कि वालिदैन की मेंटालिटी क्या है, किस टाइप का एनवायरनमेंट उनको चाहिए, ये एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या रिक्वायर्ड करते हैं अल्टीमेट। जबकि हमारा अगर हम जनरली देखें अपने एजुकेशन सिस्टम को तो इतना वाज़ेह नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी में है। लाइक हमारा करिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो हम सिंगल नेशनल के ऊपर तो नहीं हैं, हम कहीं पे ऑक्सफोर्ड पढ़ते हैं, कहीं पे कैम्ब्रिज पढ़ते हैं, कहीं पे पीटीबी पढ़ते हैं, और बाज़ जगहों पर हम मिक्स कर रहते हैं, सिलेबस को मिक्स कर रहे हैं। तो ऐसे में चीज़ें बहुत सारी कम्प्लेक्स हैं। तो पेरेंट्स कैसे अंडरस्टैंड करते होंगे इन चीज़ों को, उनकी अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत खूबसूरत 2 अल्फाज आपने जो है ना इस्तेमाल किए हैं, जो शायद मेरे अल्फाज छीने हैं। एक आपने कहा कि वजाहत से, और डेफिनेट मैं उसको बड़ी डिटेल से जानना चाह रहा था, और वजाहत से मुराद बिल्कुल यही है कि पेरेंट उस पर क्लियर हों, और सेकंड आपने बताया कि शायद वो उनको कॉम्प्लेक्सिटी है कहीं ना कहीं, और यकीनन 2 ही चीज़ें मेरे भी जहन में थी कि पेरेंट को खुद क्लियर होना चाहिए। लेकिन हमारा पेरेंट सर पता कैसे क्लियर है, मैं बड़ा मुशाहिदा है मेरा, हमारा स्कूल में आने वाला हर बच्चा, पेरेंट ये चाह रहा होता है कि इसकी तरबियत हो। अच्छा, तरबियत इटसेल्फ इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक इंसाइक्लोपीडिक वर्ड है जिसकी एलैबोरेशन अगर हम करें तो वो तरबियत अच्छा, पेरेंट ये लेते हैं कि तरबियत ये हो कि बच्चा मेरे पास जब घर वापस आए तो वो फलां चीज़ें मुझे सुनाएगा, वो माँ बड़ी खुश हो जाती हैं। बच्चे ने कुछ ड्रॉ किया, लाइन चाहे जिगजैग ही फर्स्ट टाइम लगाई, पेंसिल होल्डिंग ही क्यों ना की, उनके मस्कुलर एक्टिविटीज़ ही अगर मदर या पेरेंट्स समझते हैं तो शी इज़ वेरी हैप्पी विद द चाइल्ड और स्कूल एज वेल। सर, बच्चे के जो इब्तदाई चंद साल है ना, बेसिकली ये जैसे देखें, हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक से यही सबक मिला, और हुक्म में नबी भी है और इस्लाम की तरबियत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
कि बच्चे की जो तरबियत है ना वो माँ की गोद से शुरू होती है। बिल्कुल। मैं आपके ज़रिए से, इस प्रोग्राम के ज़रिए से एक बस चलते हुए जुमला ऐड कर दूँ। आपने बात कर दी तो इसमें मुझे याद आ गया कि मेरी माँओं को मेरा मैसेज भी है, मेरी बहनों को, बेटियाँ जो भी सुन रही होंगी या सुन रहे होंगे पेरेंट, कि याद रखिए जब आप बहुत अच्छा स्कूल ढूंढ रहे होते हैं ना तो आपका सबसे पहला किरदार आपका अपना शुरू होता है। माँ की गोद, घर का माहौल। आप बच्चे की जो तरबियत के लिए निकले हैं तो तरबियत में आपके जहन में ये होगा कि बच्चा शार्प हो जाए, उसे दुनियावी बातों का पता चल जाए, तो साथ साथ इखलाकियात भी बहुत अहम है। तो घर का माहौल भी बड़ा मैटर करता है। फिर अच्छा, इदारे को जब आप सिलेक्ट करें, आपने जैसे कहा तो तरबियत में सर इखलाकियात आती है। इदारा दिखे कि हम बच्चे को पहले 5-6 साल में किस तरह की मॉरलिटीज दे रहे हैं, हमारे मॉरल अप्रोचेस क्या है, नंबर एक। दूसरा डेफिनेट, मैंने जैसे बताया कि उनकी एकेडमिक और वो जो सेंसेस हैं और उनकी सेंसोरियल एक्टिविटीज़ और अदर, जिसमें बच्चा अपनी फिजिकल और दीगर अपने मुशाहिदात सीखता है, विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक वे से। नंबर 2। नंबर 3 सर ये कि जब बच्चा कोई उस एज में आता है जब वो बलूगत की तरफ बढ़ता है और बलूगत से आगे, तो फिर बच्चे की बहुत सारी, जहाँ पर वेरी वेल कि जहाँ पे लिमिटेशंस भी स्टार्ट होती हैं। इस्लाम के बहुत सारी तरबियत भी है, बच्चे को कहीं गलत और सही से समझना और समझाना है। तो मैं इदारों से ही गुजारिश करूँगा कि अपने माहौल के अंदर एक अहम तरीन पहलू जो कि हमें इस्लाम ने दिया है, सिखाया है, बताया है, उसको कभी भी आप नज़रअंदाज न करें। और माएँ और बहनें, बाप, जितने भी लोग हैं, आप जितने भी हमारे काबिल एहतराम फैमिली जो सरपरस्त हैं, आप जब इदारे को सिलेक्ट करें तो ये ज़रूर देखें कि इस इदारे में रिलीजियसली या यूं कह लीजिए कि मॉरली ट्रेनिंग्स कितनी अच्छी हो रही है, ताकि इंसान, एक बच्चा आपका अच्छा मुआशरे में इंसान बन के भी बड़ा हो सके। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात है। सफदरतूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट के ऊपर कि किस तरीके से फैसला किया जा सकता है किसी भी इदारे में जब हम जाते हैं बच्चों को दाखिल करवाने के लिए, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, खबातें हमें फेस करना पड़ती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस आती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक से वापस आके मैं सफदर साहब से ये भी जानूँगा कि इन्होंने बात की कि जी हम किसी भी जगह पर जाते हैं, वालिदैन बतौर पेरेंट्स तरबियत को बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज़ ऐड करूँगा। जैसे ही हम थोड़े से बड़े लेवल पर जाते हैं तो तरबियत के साथ साथ ग्रेड्स भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं और हमारा फोकस तरबियत से पहले ग्रेड्स के तरफ चला जाता है। सो आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप लाजमी बताएं, हमारे साथ रब्ता करके। हमारे राब्ते का नंबर है 0334 1966 966। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing great. Welcome to the Knowledge Connect, the official program of the University of Faisalabad. I'm your host Dr. Amina Mehek. Welcome to this show that aims to bridge the gap between the academia and curriculum. Moreover, we will discuss with our experts in different episodes. We will discuss with our leaders, with our innovators. So today we have a distinguished guest with us, Mr. Usama Khan. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह करम। Sir, being a manager of Center of Collective Activities, कैसा एक्सपीरियंस है आपका टुवर्ड्स योर डिपार्टमेंट, और आप इसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे हमें? जी बिल्कुल। सेंटर ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज़ इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, और ये लुक आफ्टर करता है स्टूडेंट्स की को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को। तो थ्रू आउट द ईयर हम प्लान करते हैं बच्चों के साथ डिफरेंट इवेंट्स, एक्टिविटीज़, ताकि वो मैक्सिमम अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो अपने स्टडीज़ के साथ इन एक्टिविटीज़ में दे सकें। तो सर इसके लिए कोई आपका ऑफिस है, कोई ऑफिशियल वर्क आप इस पे करते हैं, अपनी फैकल्टी को भी इन्वॉल्व करते हैं, स्टूडेंट को भी, या फिर आपकी एक टीम है जो इनको लीड कर रही होती है? हमारे साथ पूरी एक टीम है। हमारे दोनों कैंपसेस में जो है वो ये ऑफिस बनाया गया है। ठीक है। और इसके अलावा हर डिपार्टमेंट पे एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कोऑर्डिनेटर एचओडी की तरफ से नॉमिनेट होता है, और हम उस कोऑर्डिनेटर के साथ मिलकर जो है थ्रू आउट द ईयर प्लान्स करते हैं कि क्या हमने एक्टिविटीज़ करवानी है। और इसके अलावा डिपार्टमेंट्स के साथ हमारी स्टूडेंट्स की सोसाइटीज़ भी हैं। वी हैव 18 सोसाइटीज़ इन अमीन कैंपस एंड ऑलमोस्ट 22 सोसाइटीज़ इन सलीम कैंपस।
तो सर जो जितनी भी हमारी सोसाइटीज़ हैं आप जो रन कर रहे हैं उनको लीड करने के लिए कोई हायर अथॉरिटी से जो है उसका चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, इसको कैटेगराइज किया जाता है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट में, या इसका किस तरह से आप कैटेगराइज करते हैं? जी बिल्कुल, सोसाइटीज़ की सिलेक्शन की प्रॉपर एसओपीज़ बनाई गई हैं, जैसे सीनियर मैनेजमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो उसे अप्रूव करता है। Okay. और उसके बाद जो है हम अपने जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हैं उनको इलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स वोट करते हैं अपने फेवरेट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के लिए, और उसके लिए बिल्कुल बाकायदा एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि उसने पास्ट 2 ईयर जो हैं उस सोसाइटी में सर्व किए हैं, देन ही विल बी able to go for the elections for president seat. Sir, as an alumni of TUF, yes. आपका कैसा एक्सपीरियंस है? ऑब्वियसली थ्रू आउट एकेडमिक आपने भी अपनी जर्नी में डिफरेंट इवेंट्स अटेंड किए होंगे, आपको क्या लगता है क्या तब भी यही सोसाइटी इसी तरह से रन करी थी या इसमें कोई अचीवमेंट्स हुई हैं, और कौन कौन से इवेंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपकी डिफरेंट सोसाइटीज़? जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़रूक शेख। मेरा और आपका साथ रहेगा जी इंशाल्लाह 2 बजे तक। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के बारे में कि इदारों में जब बच्चों को दाखिल करवाया जाता है, स्कूल्स में इब्तदाई तौर पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वालिदैन को, और ऐसे में हमारे पास जजमेंट क्या है या फिर हमें किस तरीके से इस चीज़ को एवेलुएट करने की ज़रूरत महसूस हो कि हम बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकें। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सफदर साहब से ये सवाल करना चाह रहा था कि इन्होंने बात की तरबियत की कि वालिदैन कंसिडर करते हैं तरबियत को। मैं यहाँ पर एक और चीज़ को ऐड करूँगा, तरबियत के साथ साथ अब ग्रेड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। वालिदैन की बुनियादी तौर पर रिक्वायरमेंट्स में एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनका बच्चा जो है वो बहुत अच्छे ग्रेड्स ले और टॉप करे, और इवन कि हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है, और ये ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हो पाती है तो डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर आता है। फिर उसमें ब्लेम्स भी सामने आते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते नहीं हैं, इदारे में प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाने वालों में प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये बिहेवियर के बारे में भी बात करना चाहूँगा। सर, ग्रेड्स किस हद तक मैटर करते हैं तरबियत के साथ साथ, और हमें ये लगता है कि बाज़ औक़ात हम ग्रेड्स के चक्कर में आकर बाकी तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ जाते हैं। आपकी क्या राय है? सर ऐसा है नदीम भाई के फ़रूक भाई कि हमारे यहाँ जो इदारे इस वक्त सर्विसेज दे रहे हैं, 2 तरह से वो मुशक्क़त कर रहे हैं, 2 तरह की मेहनत हो रही है। नंबर 1, बच्चे को जो शुरू से लेते हैं वहाँ पर वो ग्रेड के लिए फ़ाइट नहीं करते, और अगर वो कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो SLOs को या ELOs को या असेसमेंट को, इवैल्यूएशन को कहीं इग्नोर करते होंगे। अगर 2 साल 8 माह का बच्चा या 3 साल का 3.5 साल का बच्चा कहीं एडमिशन लेके स्टडी शुरू करता है किसी इदारे में, तो उससे ग्रेडिंग के या इस तरह की कंपटीशन में धकेलने से बेहतर है कि उसकी जो है वो अपब्रिंगिंग की जाए, उसकी जो तरबियत है वो इस तरह की जाए कि उसके अंदर स्किल्स का जो उसके लेवल की हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो बच्चे को सिखाई जानी है, उसके ऊपर मेहनत की जा सके। अच्छा, ये जो ग्रेडिंग और जो फीडबैक और जो आउटकम शुरू होती है बेसिकली, तो मैं समझता हूँ ये किसी हद तक इसलिए भी है मजबूरी कि ये रिक्वायरमेंट है उस वक्त जब आपने अपने मैच्योर लाइफ में आके डिफरेंट फील्ड्स की तरफ जाना होता है। अच्छा, हमारे यहाँ बच्चों ने मेडिकल में जाना है तो कितने मार्क्स चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना है तो कितने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉ की तरफ जाना है तो भी आपने लैट का एग्जाम, लाइक आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल, तो भी इतने परसेंट होंगे तो ये पासिंग क्राइटेरिया है। जहाँ तक तो क्राइटेरिया की हद तक की बात है या की हद है तो वो तो समझ आती है कि चलें बच्चों का एक पैरामीटर सेट किया, एक लिमिट और बॉटम लाइन सेट कर दी कि एटलीस्ट इतनी एलिजिबिलिटी, इतनी एबिलिटी तो हो कि आप उस मुतालिका निसाब को, सिलेबस को, उस कंटेंट को समझ सकें। लेकिन पूरी तरह किसी बच्चे को या पूरी कौम को ग्रेड के अंदर घुसेड़ के या धकेल कर और किसी हद तक उसको मेंटली प्रेशर या डिप्रेशन में ले जाना, मेरा ख्याल है कि एक फैटल किस्म का एक अटैक और डिजीज होगी। क्योंकि
अगर सर आप इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखें तो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो टॉप। मैं परसों ही पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, और अनफॉर्चुनेटली it was telling that the Pakistan now has been ranked on 125th number in academic standards in the world. आप ये देखें कि जो पहले 100 की लाइन में था 89 पर थे, फिर वो डाउन हुए, फिर 100 से आउट कर गए, और अब वो 125वें नंबर पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है। क्यों? तो वो जो इससे ऊपर वाले 125 ममालिक हैं, या जो नंबर 1 पे टॉप पे फिनलैंड है, वो क्या कर रहा है? वहाँ कितने ग्रेड्स हैं? या जापान ने अगर प्रोग्रेस लिया है अगर आप, तो वो कितने ग्रेड्स हैं? या बहुत सारे श्रीलंका की एजुकेशन बड़ी रही, हांगकांग में जब चले जाए, लाइक all the countries where there are no grades, even the children or the students, they are getting progress. So there's not a concept of competition in such a way. तो मैं फिर कहूँगा कि बच्चे को skills ऊपर वाले मायार पे चाहिए, और नीचे बच्चे के लर्निंग आउटकम्स जो आपने सिखाने हैं, इदारा उससे कितना अजबर है या जानता है, वो चाहिए। तो मैं बिलीव करता हूँ कि पॉलिसी रिव्यूज़ बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे को कंपटीशन फॉर सक्सेस तो हो, कंपटीशन फॉर लर्निंग तो हो, ताकि वो मोटिवेट रहें, वो स्लगिश ना हो जाए। लेकिन एक इसको डिजीज बना के, या इसको एक ऐसी मेंटल डिप्रेशन और बीमारी बना के कि वो बच्चा जो है वो अपने सिर्फ ग्रेस के पीछे स्किल्स भी छोड़ दे, तो आई बिलीव दैट बी अनलाइक, यू नो। इन आवर रिपोर्ट आई वाज जस्ट रीडिंग, आपने भी बहुत सारा देखा होगा, पिछले दिनों एक वायरल हुई थी, और मुख्तलिफ वक्तों में वायरल एक पिक्चर रही, पोस्ट रही आपने, कि हमारे ही यहाँ एक बहुत ही काबिल बच्चा MBBS डॉक्टर, उसने कि 18 से ज़्यादा गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं, और वो बेचारे ने, कल मैं पढ़ रहा था परसों कि उसने अपनी डिग्री को छोड़ के बाद में वो कहीं ये ऑनलाइन और ये नो आजकल बड़ा जो ट्रेंड हुआ हुआ लर्निंग की तरफ, अर्निंग की तरफ आ चुका है। व्हाट एक्चुअली उसने कितना स्पेंड किया, तो ये शायद ना मिसमैच बातें हैं। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली इसके पीछे भी सर हमारा पूरा सिस्टम है, जिस तरीके से वो मूव ऑन कर रहा है, करते करते, चूँकि इसमें गाइडलाइन की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और हमारे पूरे सिस्टम में इब्तदाई तौर पर काउंसलिंग का फुकदान हमें देखने में मिलता है। हम हमेशा एग्जांपल देते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया फिनलैंड का, तो वहाँ पर बुनियादी तौर पर जो बच्चे के इब्तदाई दिन होते हैं, जिन दिनों में स्कूल्स में दाखिल करवाया जाता है, बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है उस टाइम फ्रेम को। सो मैं अपने ही प्रोग्रेसिव पाकिस्तान प्रोग्राम में एक दिन डिस्कस कर रहा था, हमारे पास एक मेहमान है, एजुकेशन के हवाले से बात हो रही थी। वो जो सर थे वो फिनलैंड में वहाँ पे उन्होंने सर्व किया, वहाँ से उन्होंने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की, और उनके साथ बड़ा एक डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव सेशन था, बड़ा सीखने को भी मिला। उन्होंने बताया कि जी वहाँ पर सिस्टम पेरेंटिंग के ऊपर और ख़ास तौर पे इब्तदाई एजुकेशन के ऊपर इतना रिफाइन और इतना खूबसूरत सिस्टम है कि बच्चे को इब्तदाई तौर पे 6-7 साल तक वो स्कूल में लेते नहीं हैं। 7 साल के बाद जब बच्चा स्कूल में दाखिल होगा तो उसके बाद फर्स्ट 4 इयर्स तक उसके टीचर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और सेकेंडली उसके साथ कोई भारी भरकम बैग ऐड नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, और वो 4 साल जो कंसिस्टेंट एक टीचर पढ़ाएगा वो बेसिकली पढ़ाएगा नहीं, वो उस बच्चे के बिहेवियर को जज करेगा। तो बच्चा जब 11 इयर्स पे जाएगा तो उसमें बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो डेवलप हो चुकी होंगी, तो वो उसको उसके मुताबिक प्रिपेयर करेंगे कि ये टीन एज में जब जाएगा तो इसका लाइन ऑफ डायरेक्शन क्या होगा। तो उसके ऊपर पूरे का पूरा एक प्लान मौजूद होता है। शायद इसीलिए वो सिस्टम बहुत हमें रिफाइन लगता है कि वो सिलेबस या बुक्स को बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे बुकिश नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। सो आपकी इस हवाले से क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि एक ऐसा स्टेटमेंट है, खुदा ना खास्ता कोई नई जंग ना छिड़ जाए इस जुमले से, कि लेकिन शायद मैं बेखौफ हूँ ये बात कहने से कि जो बात हतमी तौर पे मेरे दीन ने सिखा दी और उसे ही फॉलो अगर करें, और आज अगर हम नहीं कर रहे तो मैं एक आगे जाके एक वर्ड भी यूज़ करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन वो दूसरे लोग कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा कि एजुकेशनिस्ट होने के नाते डेफिनेट मैं बहुत सारी चीज़ें जब स्टडी करता हूँ तो एक रिपोर्ट मैंने ये पढ़ी थी जो मैं अब आपको रेफरेंस कोट करने लगा हूँ। देखें, इस्लाम में भी यही सिखाया बचपन से कि जी बच्चे की तरबियत इतने साल तक घर में की जाए, माँ की गोद में हो, घर के माहौल में हो, 6 साल 7 साल तक बच्चा जो है ना। और अमेजिंगली मैं आपको बताऊं कि आई वाज रियली पुटिंग इट अपलॉज इवन कि आई वाज अप्रिशिएटिंग द डिसीजन
because the world around our country, world around out of Islam even, then converting themselves towards the Islamic approaches or the ideology. और मैंने पढ़ा कि बहुत ही मतलब बहुत ही एजुकेशन में टॉप लेवल के कंट्री हैं जिनकी रैंकिंग में है। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने अपने बच्चे को 7 साल से पहले एडमिशन लेने से ही रोक नहीं ले रहे। आपकी बात को भी इसमें ऐड करते हैं। लेकिन मैं फिर जैसे अपना जुमला दोबारा बोलता हूँ कि अगर हम इस बात को थोड़ा सा ओपन डिबेट में लाएं तो सिलेक्शन ऑफ, चूँकि पेरेंट की बात हो रही है, मैं बार बार अपनी टॉपिक के साथ घूम के आ रहा हूँ, तो फिर मुझे अंदेशा है कि कहीं हमारे बिजनेस मॉडल डिस्टर्ब ना हो जाए। और अगर बिजनेस मॉडल डिस्टर्ब होते हैं तो फिर बच्चे को उस जैसा ही माहौल मिले सर जो माहौल माँ ने घर में देना है। अच्छा, जो माँ की वार्मथ है, माँ का जो लाड है, जो उसकी केयर है, फिर इदारे वो केयर दें। बिल्कुल, जब पेरेंट स्कूल का सिलेक्शन लें तो फिर पेरेंट देखें कि क्या मेरे बच्चे को ऐसी वो तो जो मिल रही है कि नहीं मिल रही। बिल्कुल सही है सर। पेइंग कैपेसिटी किस हद तक मैटर करती है? आप बच्चे को अच्छी तालीम दिलवाना भी चाहते हैं, कॉन्शियस भी हैं, इन्वायरमेंट भी चाहते हैं, फैसिलिटीज़ भी चाहते हैं, और पेइंग कैपेसिटी भी मैटर करती है। सर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल डेफिनेट बहुत मैटर करती है। मैं शायद हम आप और अपनी मिसालें लेंगे तो अब से कोई 2 दहाइयाँ पहले 20 साल पीछे चले जाएं तो, या 20 से 30 साल पीछे चले जाएं तो स्कूलिंग का ट्रेंड था वो था आपके गवर्नमेंट एजुकेशन ज़्यादा थी, स्कूलों में बच्चे जाते थे, फीसें नहीं होती थी। फिर कंपटीशन बढ़ा, रिफॉर्मिंग्स आई, रिफाइनिंग्स आई, फीसें लग गई, इदारों में कंपटीशन आया तो बड़े इदारे भी आ गए, तो पेइंग कैपेसिटी कुछ इस तरह कंपटीशन में आ गई कि जो पेरेंट तो अच्छी फीस अफोर्ड कर सकता था वो अच्छी सहूलियात की तरफ चला गया। वरना आज भी स्ट्रीट स्कूल जो हैं जो 500,000 शायद कहीं रिमोट एरियाज में ले रहे होंगे, जहाँ एक मोहल्ले का मजदूर या कोई एक वेंडर या एक रेडी वाला, एक फ्रूट बेचने वाला अपने बच्चे को शायद भेज रहा होगा, तो वो समझता है कि ठीक है मेरा बच्चा डेली डायरी लिख के आ जाता है, किताब पढ़ के आ गया स्कूल से, तो ये इसकी तालीम है। मैं बिलीव करता हूँ बिल्कुल पेइंग कैपेसिटी, किसका दिल नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसे स्कूल में बच्चे को डाले जहाँ कोई 8-10 हज़ार कम से कम या से लेकर 20,000 25,000 माहाना फी हो और हर तरह की उसको सहूलियात मिले और उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ लर्निंग और सारे सारे गैजेट्स मौजूद हों। तो सर पेइंग कैपेसिटी डेफिनेट मैटर करती है एंड इट्स द रोल ऑफ द, माजरत के साथ कहूँ तो इट्स द रोल ऑफ द अथॉरिटीज़, रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू बी टेकन इन जस्टिस के शायद हर एक के लिए अगर बराबरी की सतह पर सहूलतें दें, जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी गवर्नमेंट फोकस करती है इदारों को सहूलियात देने की, तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसी तरह एक तो ये सपोर्ट करे, दूसरा खुद प्राइवेट सेक्टर भी जो इतना पोटेंशियल लगाते हैं कोशिश करें कि जो मैक्सिमम वो कर सकते हैं। ये एक मतलब एक ये मैसेज फॉर द वेलफेयर है, ये मैसेज ऑफ द यूनियन है कि भाई सबको अगर तो पेरेंट के लिए जो है ना आसान रास्ता होना चाहिए। बिल्कुल सही। सर क्वालिटी एजुकेशन के लिए या कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग देने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपके पास की फैक्टर होता है आपकी फैकल्टी या टीचिंग स्टैंडर्ड्स। जी, टीचिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जा सकता है विद पैसेज ऑफ टाइम, उसके ऊपर ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, इवन कि उसके पीछे भी हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा अगर इस चीज़ को लिंक करता हूँ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो मेरे ख्याल से गलत नहीं है। हम नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं लेकिन क्वालिटी को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम टीचिंग स्टैंडर्ड्स को भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जितने भी आपको शायद गली मोहल्लों में बहुत सारे स्कूल्स मिलते हैं वहाँ पर टीचिंग स्टैंडर्ड्स को कंसिडर नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसा है। तो ऐसे में जब हम इन टीचिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर चलते चलते बच्चे को एजुकेशन देते हैं और वो बच्चा मैट्रिक स्ट्रीम तक आ जाता है, तो क्या क्वालिटी एजुकेशन बाद में डिलीवर करेगा वो जब यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में जाएगा? देखिए जो हमारे यहाँ डिलीवरी ऑफ कंटेंट है, जैसे आपने कहा कि स्ट्रीट स्कूल्स को अगर लें तो क्वालिटी एजुकेशन उस अंदाज में वहाँ फैकल्टी मैटर करती है। देखा ये गया है नॉर्मली कि जो छोटे सतह के स्कूल हैं लाइक जिन्होंने अपनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ इदारा बनाया वो पेइंग कैपेसिटी कम रखते हैं, तो वहाँ स्टाफ भी ऐसा होगा
जो कम शायद सैलरीज में आ जाएं, और डेफिनेट वो उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी उसी तरह का होगा। अमूमन बच्चियां जिस वक्त वो अपना इंटरमीडिएट पास करती हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन की ग्रेजुएशन कर लेती हैं तो कहती हैं चलें एक्सपीरियंस ही सही कुछ अर्सा पढ़ा लें। चलता जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, जो प्रोफेशनल लेते हैं इस चीज़ को डेफिनेट एक टारगेटेड अप्रोच के साथ, वो तो अच्छा क्वालिटी टीचर ही हायर करेंगे। एक बात। दूसरा, आपने पूछा कि जी क्या वो जब मेट्रो स्ट्रीम के बाद आते हैं तो क्या वो ऑब्जेक्टिव्स हो या कि वो गेन कर पाएंगे? यकीनी बात है सर, जिस तरह की नमू होगी पौधे की, जिस तरह की आबियारी होगी, जिस ज़मीन में मट्टी में बीज बोया जाएगा, जिस तरह की उसको सर साया या धूप मिलेगी, बारिश मिलेगी, पौधा बड़ा होकर वैसा ही फल देगा। बिल्कुल। आई बिलीव इट कि इदारों में जिस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, जिस तरह की उसके अंदर ही रह के बच्चे की नमो होनी। और जब बच्चा जब जाता है ना बड़ों की तरफ, दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। मैं प्लीज़ यहाँ पे बात अपनी इसको रेफरेंस देके यूँ क्लोज करना चाह रहा हूँ कि सर बच्चे मैट्रिक पास हैं, एक अच्छे इदारे से है, लाइक जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि डेकोरम के एतबार से, और एक नॉर्मल इदारे में है। आगे जाके जब वो कॉलेज लाइफ में आते हैं तो एक ही जैसा स्टैंडर्ड स्टडी करना पड़ता है। FSCs हों, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, मीडियम इंग्लिश है, IC। मैंने देखा अपनी आंखों से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने स्कूल में कहीं स्टैगरिंग रही, वो बच्चे इंटरमीडिएट और कॉलेज लेवल पे आके स्लिप हो जाते हैं बेचारे, वो नहीं कर पाते। और जिन्होंने शुरू से ही किसी तरह का इन्वायरमेंट मिला, पुश मिला, अकेडमीज हो चाहे व्हाट एवर द स्टाफ, वो आगे जाके अपने किसी प्रोफेशनल फील्ड में फिट हो जाते हैं। तो शुरू में सर बच्चे की जो है ना वो एक पाइपलाइन जो फिट हो जाती है, बच्चा बहुत अरसा उसमें से निकल नहीं पाता। तो इदारे का इस अंदाज से बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। तो सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। और मैं अगर प्लीज़ क्लोज कर, नंबर एक ये कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने जो बात की ठीक है, फैकल्टी पे बात की बिल्कुल ठीक है, पेइंग कैपेसिटी इसमें आ जाती है, फिर आपका जो सिलेबस डिलीवर होता है सर वो इसके अंदर आ जाता है, और फिर आपके रिसोर्सेज और टीचिंग मटेरियल इसमें आ जाते हैं, फिर आपकी लीडरशिप आ जाती है, बिहेवियर इवन बड़ा मैटर करता है, फिर बच्चे की मेंटल ग्रोथ, और वो तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ एक पेरेंट को सिलेक्शन के वक्त देखनी चाहिए। और कम से कम अच्छा फिर मैं कहूँगा अगर वो उसको कैसे पता चले, वो तो पहले स्कूल में गया ही नहीं, तो एटलीस्ट हर पेरेंट को इतना पढ़ा लिखा बन जाना चाहिए। बिल्कुल सर, पढ़ा लिखा बन जाना चाहिए। मैं फिर कहूँगा माएँ घरों में बैठी हैं, इदारों को समझें, अगर जिन्होंने बच्चे दाखिल अब करवाने हैं वो इदारों को समझने की कैपेसिटी पैदा करें और मालूमात हासिल करें। बिल्कुल सही है सर। फाइनली मैं आपसे ये पैगाम देना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट और स्टडी पैटर्न को देखते हुए जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ये बिलीव करता हूँ और मेरा मैसेज है कि आप अपने बच्चे की तरबियत में पेरेंट अपना रोल बराबरी का अदा करें। इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट के साथ इस तरह कोऑपरेट करें कि आप स्कूल को और इंस्टीट्यूशन को अपना घर समझते हुए जहाँ पर बेटर सजेशन उनकी इम्प्रूवमेंट की हैं वो ज़रूर दें, और जहाँ पर वो फील करें कि मुझे अपनी इनपुट देकर अपने हिस्से का किरदार अदा करके कोई बेटरमेंट लानी है, एजुकेटेड पेरेंट उसमें अपना रोल प्ले करे। इसी तरह इदारे के लिए भी मैसेज है सर कि इदारा भी पेरेंट को पूरी तरह से मुतमईन भी करे, सपोर्ट भी करे, गाइड भी करे, और अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे, और कोशिश करें कि हमारी जो नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इखलाकी एतबार से, ज़हनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, इल्मी एतबार से तो है ही है, और इसी तरह महारतों के एतबार से भी अपने आप को बेहतरीन इंसान बना सकें इस माशरे में। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। तो जनाब आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद थे सब्ततूर साहब, और बहुत डिटेल डिस्कशन रही और अल्टीमेट बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और वालिदैन के लिए एक वाज़ेह पैगाम भी था कि किस तरीके से सिलेक्शन की जा सकती है जब हम बच्चों को स्कूल्स में लेकर जाते हैं। टॉपिक आज का बहुत ज़बरदस्त था, बहुत कुछ लर्निंग में भी था, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है और जाना भी है। तो जनाब जाते जाते अगर मैं समअप करूँ आज के डिस्कशन को, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सेक्रीफाइस करते हैं, वहाँ पर हमें कम से कम बच्चों की तालीम के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है। यहाँ से बच्चे की जो लर्निंग का आगाज़ होता है जब हम स्कूल में बच्चों को लेकर जाते हैं। इन्वायरमेंट के ऊपर पहला सवाल ये आता है कि हम कैसे इन्वायरमेंट में बच्चे को लेकर जाएं। नो डाउट आपका राइट है कि अगर आपको कोई अच्छा इन्वायरमेंट आप चाहते हैं, आपको मिलना चाहिए। वहाँ पर फैकल्टी, टीचिंग, वहाँ के लोग, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जैसे सब जैसा आपने जिक्र किया। सेकेंडली
आपका अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि आपने बच्चे को किस डायरेक्शन में मूव करना है, आपने उसको किस स्टडी पैटर्न पे लेकर चलना है। अगर स्टडी पैटर्न आपके लिए क्लियर होगा तो बच्चा अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू रखेगा और अपनी डेस्टिनेशन तक कंफर्टेबल पहुंचेगा। अदरवाइज अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आपके फैसले कहीं ना कहीं बच्चे को भी इफेक्ट लॉस भी करेंगे। तो जनाब, आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से फरूख शेख को इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में दोबारा इंशाल्लाह सोमवार को 1 बजे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले हम कल करंट अफेयर शो में दोपहर 2 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।